संगमपुर गांव में एक मदन लाल नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी था। सुबह जब काम पर जाने का समय होता तो वो तबीयत खराब होने का बहाना करके सो जाया करता। देर तक सोना, खाना और जुआ खेलना उसका बस यही काम था। एक दिन सुबह के समय वो आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी साधना वहाँ आती है। उठिए ना जी, कितना सोएंगे आप? 10 बजने को हो रहा है, लेकिन आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उठिए ना जी। क्या है साधना, सोने क्यों नहीं दे रही हो तुम? इतना अच्छा मौसम है, जाओ यहाँ से जाओ और सोने दो मुझे। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपने इस आलसी पति का। यहाँ दुनिया अपने कामों पर चली गई है और एक ये है कि इनकी नींद ही पूरी नहीं हो रही है। उठिए ना जी, कितना सोएंगे आप? कैसी पत्नी हो तुम जो अपने पति का सुख भी नहीं देख पा रही हो। इतनी अच्छी नींद आ रही थी लेकिन तुमने मुझे सोने नहीं दिया। सुबह सुबह ही तो सोने का असली आनंद आता है। सुबह हुए बहुत समय हो गया है जी, अब तो दोपहर का समय नजदीक आने वाला है। आपकी बड़ी बहन नेहा के पति की तबीयत खराब थी, जाइए एक बार उसके ससुराल मिलाइए। क्या बात करती हो तुम साधना, तुम्हें पता है ना मुझसे धूप में निकला नहीं जाता बाहर। अगर ज्यादा तबीयत खराब होगी तो खुद ही फोन आ जाएगा। अभी तुम उनकी चिंता छोड़ो, इतना समय हो गया है, तुमने अभी तक अपने पति को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। जाओ मेरे खाने के लिए कुछ लेकर आओ, भूख लगी है मुझे। हाय राम, ये कैसा आलसी पति दिया है मुझे आपने, जिसे आलस के सिवा कुछ नहीं आता है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, जो मेरे नसीब में इतना आलसी पति लिख दिया भगवान ने। साधना इतना कहकर रसोई में जाती है और खाना लेकर मदन लाल के पास आती है। उठिए ना जी, अब तो मैं आपके लिए खाना भी ले आई हूँ। अब तो अपना आलस छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। हाँ हाँ लाओ जल्दी, मैं सो नहीं रहा हूँ। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी सी आ रही है। आज तो तुमने मेरी पसंद की गुड़ वाली खीर भी बनाई है, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। लाओ जल्दी से शुरू करूँ मैं खाना। मदन लाल बड़े ही चाव से खाना खाना शुरू कर देता है और कुछ पल में ही वो खाने से भरी थाली को खाली कर देता है। अरे वाह साधना, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, खाकर आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह, मजा ही आ गया। खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती हो तुम। पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब जाकर अपनी बहन के ससुराल में चक्कर लगा आइए। मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुशल मंगल की खबर मिल जाएगी तो मन शांत हो जाएगा। साधना, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि दोपहर के समय बाहर निकलना ठीक नहीं है। जब मेरी खुद तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं नेहा को देखने कैसे जाऊंगा? इसलिए कल सुबह जल्दी चलूंगा और इस समय तक लौट आऊंगा। कैसे भाई हैं आप? आपको अपनी बहन से जरा भी प्यार नहीं है क्या? प्यार तो बहुत है, लेकिन तुम्हारे हाथों का इतना अच्छा खाना खाकर मुझसे तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आंखें खुद ब खुद बंद हो रही हैं। तुम जाओ अभी यहाँ से और मुझे सोने दो, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। देखिए जी, अब आपका आलस बहुत ज्यादा हो गया है। आपको अपने आलस के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब देखो बस खाना और सोना। आपने तो कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर आपने अपना ये आलस नहीं छोड़ा तो देखिएगा, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। बता रही हूँ मैं आपको। अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो गई। ऐसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जिसके बाद मदन लाल मुंह से चादर ओढ़कर आराम से सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए मदन लाल के घर आते हैं। अरे घर में कोई है? अरे साधु आया है, कोई भिक्षा तो दे दो। अरे भिक्षा दे दो माते। अरे बेटा कोई है? अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ तो। अरे बेटा, मैं 4 धामों की यात्रा से लौट कर आया हूँ, बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अगर मुझे खाने को कुछ मिल जाता तो मेरी भूख शांत हो जाती। हाँ हाँ साधु महाराज, आइए ना, अंदर आइए। आपकी सेवा करने का अवसर मिला है, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। अरे क्या हुआ साधना, क्यों चिल्ला रही हो तुम? बिना बात के मेरी नींद खराब कर दी। जरा देखूं तो किससे बात कर रही हो। हे राम जी, आप उठ गए, ये तो चमत्कार हो गया। रोज तो आप जगाने पर भी नहीं उठते थे, आज बिना जगाए उठ गए।
ये देखिए हमारे घर कौन आए हैं। चारों धाम की यात्रा करके साधु महाराज आए हैं हमारे घर। अरे साधु महाराज, आप सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर मेरे तो भाग ही खुल गए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे अंदर आइए। साधु महाराज मदन लाल के घर में जाकर बैठ जाते हैं। साधना, जाओ साधु महाराज के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। साधुओं को इंतजार करवाना सही नहीं होता है। साधना रसोई में जाकर साधु के लिए एक थाली में भोजन लगाकर लेकर आती है। साधु भोजन करके बहुत प्रसन्न होता है और बोलता है, बेटी, तुम्हारे घर का भोजन खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तुम्हारे हाथ में ना अन्नपूर्णा का वास है। जी साधु महाराज, मेरी साधना बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, वो तो मैंने आज चख के देख ही लिया है। अब इतने स्वादिष्ट भोजन कराने के बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? साधु महाराज, मैं एक काम कर करके बहुत दुखी हो गया हूँ। अब आराम करना चाहता हूँ। मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे कोई काम करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं बस आराम करूँ। मदन लाल की बात सुनकर साधु थोड़ा हैरान हो जाता है। ये क्या कह रहे हो बेटा? ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए दैनिक कार्य करने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। साधु महाराज, आपने मुझसे मेरी एक इच्छा पूछी, मैंने आपको बता दी। मेरी यही इच्छा है, आप इसे ही पूरा करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा। मैंने सुना है कि साधुओं से मांगी हुई इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती है। आपको मेरी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी। मदन लाल की ये बात सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तुमने सही सुना है, और वैसे भी हम अपने बोले हुए शब्दों को वापस नहीं लेते, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी जरूर होगी। साधु इतना कहकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक जादुई वृक्ष को प्रकट करता है। डरो मत, ये जादुई वृक्ष है, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। साधु इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वृक्ष बोलता है, मुझे काम दो मुझे, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पहले जाओ, तुम मेरे सारे खेतों को जोत कर आओ, और खेतों के चारों तरफ लोहे की तार भी लगा देना। वृक्ष चला जाता है और मदन लाल आराम से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वृक्ष फिर से आता है। मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बार ज्यादा काम दूंगा ताकि ये मुझे सोने दे। जाओ, घर के लिए शहर से राशन लेकर आओ, पास से मत लाना। आपने ये कैसी इच्छा पूरी करने की बोला साधु महाराज? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये वृक्ष हमें भी न खा जाए। अरे अभी तक तो वृक्ष नहीं सोने दे रहा था, अब तुम नहीं सोने दे रही हो। जाओ, सोने दो मुझे। आपको सोने के सिवा आता ही क्या है? साधना वहाँ से चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि मदन लाल के पास वृक्ष को देने के लिए कोई काम नहीं होता और वो उसे खाने की धमकी दे रहा होता है। साधना, लगता है ये वृक्ष आज मुझे खा ही लेगा। मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम नहीं है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तो मैं थोड़ी देर में वृक्ष के पेट में चला जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मदन लाल और साधना बात कर रहे होते हैं, तभी वृक्ष वहाँ आता है। मुझे काम करना है, मुझे काम दो, वरना मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तुम बाहर जाकर पेड़ में बंधे मोती को खोलकर उसकी पूंछ सीधी करके आओ। जाओ, और जब तक सीधी न हो लौट कर मत आना। साधना, तुमने ये क्या काम दे दिया वृक्ष को? वो तो अभी आएगा और मुझे खा जाएगा। आप चिंता मत करिए, अब वो वृक्ष कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सुना है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हुई है? जो आज होगी, या वो वृक्ष उसे सीधी कर पाएगा? और वैसे भी वो पागल कुत्ता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मदन लाल हंसने लगता है और वो वृक्ष कई सालों तक उसी कुत्ते के पीछे भागता रहता है। ना ही वो कभी उसकी पूंछ सीधी कर पाता और ना ही कभी मदन लाल के घर लौटकर वापस आ पाता। रिया एक बहुत ही हॉट और पढ़ी लिखी लड़की थी जो अपनी माँ तनु के साथ किराए के घर पर रहा करती थी। रिया अपनी पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने ऑफिस जाती है, जहाँ उसका बॉस उसे कुछ काम सिखाने के बहाने उसके साथ गलत हरकतें करता है।
रिया डर कर वहाँ से भाग जाती है। ऐसे ही वो जिस भी जगह जाती, उसकी हॉटनेस देखकर उसके साथ काम करने वाले उसे छेड़ने की कोशिश करती हैं। और एक दिन उसका दूसरा बॉस उसे होटल में बुलाकर कहता है, वेल रिया, अगर तुम्हें अपनी परमानेंट जॉब और हाई सैलरी चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सर, बताइए ना, क्या काम है? मैं जरूर करूँगी। तुम्हें बस मुझे खुश करना होगा और रोज रात को मेरे साथ सोना होगा। सर ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो, तुम्हारी माँ की हेल्प करना चाहती हो या नहीं? इतनी उम्र हो गई है उनकी, कब तक उनसे काम करवाओगी? और फिर तुम इतनी हॉट और सेक्सी हो, तुम्हारा हुस्न कब काम आएगा? छोड़िए सर मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आप सोच रहे हैं। प्लीज सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वो बॉस होटल के रूम को बंद कर देता है। चल खड़ी हो यहाँ से और अपने पैसे लेकर निकल। तेरे जैसी दिन में 10 मिलती है मेरे को। और हाँ, इनकी मरहम पट्टी करा लियो। चल निकल अब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो भी मेरे साथ किया है ना, उसके बदले के लिए तुम तैयार रहना। रिया की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल जाकर अपना ट्रीटमेंट कराकर घर पर नॉर्मली बिहेव करती है। उसकी माँ उसे इस तरह देखकर काफी परेशान होती है और जब तनु रिया से इसकी वजह पूछती है तो वो कुछ बहाना बनाकर बात को टाल देती है, जिसके बाद तनु अपनी बेटी को अपने हाथ से बड़े प्यार से खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोती है। तभी उसकी माँ कहती है, रिया बिटिया, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। काश तू जल्दी से मेरी आंखों के सामने किसी से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। मेरी तो बस यही इच्छा है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। वो बहुत काम ढूंढती, कभी सैलरी कम होती तो कभी लोगों की नीयत खराब। उसे कहीं भी जॉब नहीं मिली। थक हार कर वो एक पार्क में बेंच पर बैठ जाती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फोन पिकअप करती है। हेलो, कौन? अरे बेटा, मैं तेरी पड़ोसन नीमा आंटी बोल रही हूँ। जल्दी तय केपी हॉस्पिटल आजा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी आती हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। रिया तुरंत भागी भागी अपनी माँ के पास हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर के वार्ड से बाहर आने का वेट करती है। डॉक्टर बाहर आते हैं और रिया उनसे पूछती है, वो डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? उन्हें क्या हुआ है? देखिए मिस, आपकी मदर बहुत पहले से ही बीमार थी। क्या आपने उनको वक्त पर दवाई नहीं दी थी? डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? कौन सी दवाई? मिस रिया, आपकी मदर ने कुछ महीनों पहले एक किडनी बेच दी थी और दूसरी किडनी अब बहुत बुरी कंडीशन में है। आपको फौरन किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 5 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। डॉक्टर, आप किडनी का इंतजाम कीजिए, मैं आपको अभी 1 घंटे में पैसे जमा करती हूँ। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। रिया फौरन अपने जान पहचान वालों के पास, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के पास हर जगह जाती है, लेकिन कोई उसको पैसों की मदद ही नहीं करता। रोते हुए रिया कहती है, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? बस मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। रिया उस इंसान के पास पहुंच जाती है जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी और रोते बिलखते हुए वो उससे कहती है, सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप जो बोलेंगे मुझे वो सब मंजूर है। बस प्लीज मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए दे दीजिए सर, प्लीज। उस दिन तो बड़ा बोल रही थी, छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर रहूंगी। वैसे बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलो मेरे बेड पर चलते हैं। और कुछ देर बाद वो पैसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर उससे कहती हैं, मिस रिया, आई एम सॉरी, पर हम आपकी मदर को नहीं बचा पाए। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं पैसे लेकर आई हूँ, अब आप मेरी माँ को मुझे ठीक करके वापस दीजिए। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मिस रिया, होश में आइए। आपकी मदर का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई। ये बात सुनकर रिया बिल्कुल टूट जाती है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। वक्त बीतता जाता है, वो डिप्रेशन में चली जाती है
और अपनी लाइफ से इतना हेट करने लगती है कि वो खुद को ही भुला देती है और क्लब और होटल्स में जाकर वो गलत काम करना शुरू कर देती है। साथ ही ड्रिंक पीकर अपने होशो हवास भी खो बैठती है। जो उसे जिस तरफ ले जाता वो उसके साथ वहीं रात गुजार कर आती। बदले में उसे इसके पैसे मिला करते थे। रिया जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी बिताई जा रही थी। ऐसे ही एक दिन वो क्लब में नशे की हालत में थी। एक लड़का उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था और वो कहती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना, जाना नहीं है मुझे कहीं पर भी। मेरे साथ चलोगी ना तो तुम्हारी फेवरेट चीज खिलाऊंगा तुमको, आजा मेरी रानी। अरे बोला ना एक बारी, नहीं जाना तो नहीं जाना। ये सब होते हुए विक्की नाम का एक लड़का देख लेता है और वो उस लड़की को धमकाकर रिया को वहाँ से बचाकर ले आता है। वो उससे उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन रिया बेहोश हो जाती है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ अपने घर ले आता है। अगले दिन जब वो होश में आती है तो वो विक्की से बोलती है, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? हेलो, मैं विक्की हूँ। आप मेरे घर पर हैं। अभी वो रात को आप बेहोश हो गई थी, इसलिए। मतलब आपने भी अपने मन की कर ली ना, मेरी बेहोशी का फायदा उठाते हुए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। और ये तुमने क्या कहा अभी? मैंने भी मतलब तुम्हारे साथ किसी ने ऐसा किया है क्या पहले? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार सबने मेरे साथ अपने मन की है। आप रोइए मत, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए। आप बहुत वीक हैं इस टाइम। आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत वीक हूँ। रिया विक्की को अपनी सारी बातें बताती है जो जो उसके साथ अब तक हुआ। ये सुनकर विक्की को बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर भी वो उसे तसल्ली देते हुए कहता है, रिया, अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी जॉब देख लूंगा। अरे मुझे बाहर से न्यूज़पेपर उठा कर लाना है। ओके। विक्की बाहर जाता है तो सामने वाली पड़ोसन उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हुए रिया के बारे में कहती है, हाय हाय, अरे छोरे, ये तू किस लड़की को सड़क से उठा कर लिया आया? आप क्यों कह रही हैं ऐसे? तू जिस लड़की को लाया है ना, वो बहुत अश्लील लड़की है, बिल्कुल गिरी हुई। अरे 17 यार है इसके। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारा है इस अश्लील लड़की ने। रिया दरवाजे पर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है और रोने लगती है और विक्की से कहती है, ये जो बोल रही है सही बोल रही है। पड़ोसन फिर से कहती है, अरे ये लड़की बिल्कुल भी किसी शरीफ खानदान के साथ रहने लायक नहीं है, ना ही बहू बनने के। आपको ज्यादा फिक्र हो रही है तो ये लीजिए, मैं इस अश्लील लड़की को अपनी पत्नी बना रहा हूँ। अब कोई इसे इस नाम से नहीं बुलाएगा। इस तरह रिया आंखों में आंसू लिए विक्की को गले लगा लेती है और विक्की उसे अपनाकर उसके जीवन में खुशियों की बारिश कर देता है। दोनों लीगली कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 9 महीने बाद रिया और विक्की एक प्यारी सी राजकुमारी के प्यारे से पेरेंट्स बन जाते हैं और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। आरती बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी बहू थी, लेकिन उसकी सास सरिता बहुत ही गुस्सैल थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आरती को सुनाती ही रहती। एक दिन सरिता अपने पति राजेश के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी आरती बहुत सारी साड़ियाँ लेकर बाहर से घर आती है और साड़ियों को अपनी सास के पास रखते हुए उससे कहती है, माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने उसी के अनुसार सारी साड़ियाँ खरीदी हैं। एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चेंज करवा दूंगी। मैं उस दुकानदार से कहकर आई हूँ। बहू, लेकिन तुझे अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कल चली जाती आराम से। तू अभी तो आई है, अब आते ही रसोई में लग गई। कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर, यहाँ तेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। वो ससुर जी, माँ जी ने कहा कि अभी चले जाओ, वरना वो भूल जाएंगी कुछ ना कुछ। उन्हें पैकिंग भी तो करनी है ना, इसलिए। बहू, तेरी सास ने आज तक कभी खुद पैकिंग करी है? हमेशा सारी पैकिंग तो तुझसे ही करवाती है। ये पागल उसे बना जो तेरी सास के बारे में नहीं जानता। मुझे नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि तू जैसी आज्ञाकारी बहू की गुस्सैल सास है।
क्यों सरिता जी, सही कहा ना मैंने? बोलिए ना, आप क्यों चुप हो? जब आप दोनों ससुर और बहू की बातें खत्म हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? और आपको औरतों की बातों में घुसने का ज्यादा शौक रहता है ना। आप अपने काम से काम नहीं रख सकते क्या? और बहू तुझे ये 4 साड़ियाँ खरीदने में इतना समय कैसे लग गया? माँ जी, वो साड़ी की शॉप बहुत दूर थी और ट्रैफिक भी था। ऊपर से मैं घर से थोड़ा देर से निकली थी। सब बहाने होते हैं। ये भी कोई साड़ियाँ हैं? ना ही इनका रंग अच्छा है ना ही डिजाइन। बहू, ये साड़ियाँ तेरे मायके के लिए नहीं बल्कि अपने मायके के लिए मंगवाई थी। और ऐसी साड़ियाँ मेरे घर की नौकरानियाँ भी नहीं पहनती। ये सारी साड़ियाँ अभी की अभी उठा और जाकर वापस करके पैसे लेकर आ। सरिता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती सारी साड़ियाँ उठाकर मार्केट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारी साड़ियाँ वापस करके रात के समय अकेले घर लौट रही थी। तभी एक बाइक वाला, जो कि कोई और नहीं उसका पति दीपक था, उसके सामने बाइक को रोकते हुए कहता है, मैडम, इतनी रात में कहाँ सड़कों पर भटक रही हो तुम? मेरे घर पर ना रहने का फायदा उठा रही हो तुम? ये तो बहुत गलत बात है। क्या आप भी? ऐसे कौन सामने आता है, वो भी रात के समय? आपको पता है ना मैं कितना डर गई थी। अगर मैं भी चिल्ला देती तो पब्लिक आपको पकड़ के धो चुकी होती। बस आपके सारे मजाक का भूत उतर गया होता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रात में घूम तुम रही हो और मुझे पिटवाने की बात कर रही हो। मैं तो घर पर लौट रहा था, तभी मेरी नजर तुम पर गई और मैंने तुम्हें बीच रास्ते में रोक लिया। बताओ कहाँ से आ रही हो तुम? कुछ नहीं, माँ जी के लिए साड़ियाँ लाई थी, उनके मायके ले जाने के लिए, लेकिन उन्हें पसंद ही नहीं आई। वही वापस करने आई थी। माँ जी ने कहा अभी जाओ, वापस करके पैसे लेकर आओ। तो मैं वही उनकी बात कैसे काट सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक है, कल आ जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। पता नहीं तुम जैसे आज्ञाकारी बहू को गुस्सैल सास कैसे मिल गई। इतना भी आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए यार। चलो तुम घर, मैं बात करता हूँ माँ से। दीपक इतना कहकर आरती को बाइक पर बैठाकर घर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आते हैं। राजेश और सरिता दीपक को देखकर बहुत खुश होते हैं। सबको खुश देखकर आरती दीपक को इशारे में गर्दन हिलाकर कुछ भी कहने से मना करती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रात के समय सरिता अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। तभी आरती दूध का ग्लास लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर सरिता कहती है, बहू, ये दूध नहीं चाहिए मुझे। मेरा गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तू जाके मेरे लिए गाजर का हलवा बना कर ले आ। गाजर का हलवा? अभी इतनी रात को? माँ जी, रात हो गई है, आप इस टाइम गाजर का हलवा खाएंगी? हाँ, क्यों नहीं खा सकती क्या? मेरा मन है, मेरा घर है, कोई मुझे रोक लेगा क्या? क्यों बहू, तुझे गाजर का हलवा बनाने में कोई परेशानी है क्या इतनी रात को? नहीं माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बहू, कोई जरूरत नहीं है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। कल दीपक चला जाएगा फिर से अपने ऑफिस के काम से बाहर। वैसे भी पूरे दिन तू मशीन की तरह काम में लगी रहती है और तेरे गुस्सैल सास को अपने गुस्से के आगे और ऑर्डर देने के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। आज्ञाकारी बहू को पाने के बाद कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है ये। मुझे अभी गाजर का हलवा खाना है, मतलब खाना है। बहू, मुझे अभी चाहिए हलवा, तू जाकर अभी बना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ थोड़ी देर में, आप इंतजार करिए। आरती इतना कहकर रसोई में जाती है और फ्रिज से गाजर निकालकर घिसना शुरू करती है हलवा बनाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब आरती कमरे में नहीं आती तो दीपक उसे ढूंढते हुए रसोई में जाता है और उसी रात के 12 बजे गाजर घिसते हुए देखकर कहता है, यार ना तुम्हें दिन में टाइम है ना रात में टाइम है, पूरे दिन बस काम काम काम। इतनी रात में कमरे में आने की जगह तुम यहाँ बैठकर गाजर घिस रही हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या करूँ दीपक जी, माँ जी ने कहा है कि उन्हें अभी गाजर का हलवा खाना है और आप तो जानते हैं ना कि मैं माँ जी की कोई बात नहीं काटती हूँ, इसलिए हलवा बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वाह मेरी माँ की आज्ञाकारी बहू, जिसे सिर्फ अपनी सास का हुक्म मानना होता है। इसके आगे और कुछ दिखाई नहीं देता है ना तुम्हें? ठीक है, घिसो तुम बैठकर गाजर, मैं चला सोने, कल मुझे निकलना है। दीपक इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उन दोनों की सारी बातें दूर खड़ा राजेश सुन रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सुबह के 4 बजे आरती गाजर का हलवा बनाकर अपनी सास के कमरे में लेकर जाती है और देखती है कि उसकी सास सो रही है। तभी वो हलवे की प्लेट को टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो देखती है कि दीपक अपना बैग पैक कर रहा है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्सा हैं मुझसे, मैं आपको टाइम नहीं दे पाई, लेकिन आप ही सोचिए ना, माँ जी ने मुझसे कुछ सामने से कहा है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ।
आरती, मैंने तुम्हें माँ की बात मानने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन हर बात आज्ञाकारी की तरह मान लेना, उनके गुस्से से डरकर कहीं सही गलत के बारे में नहीं सोचना, ये गलत है। लेकिन जाने दो, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। दीपक इतना कहकर अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक रोज सरिता की पड़ोसन माला उसके घर आती है और आरती उनके लिए चाय लेकर आती है। तभी सरिता आरती से कहती है, बहू, तू बेवजह ही चाय लेकर आ गई। तू एक काम कर, चाय की जगह मेरे लिए कॉफी लेकर आ और साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद जब आरती चाय की जगह कॉफी लेकर आती है तो सरिता पीने से मना कर देती है और उससे लस्सी लाने को कहती है। और जब आरती लस्सी लेकर आती है तो सरिता उससे गुस्से में कहती है, बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी ठंड में लस्सी कौन पीता है? कभी किसी काम में अपना दिमाग भी लगा लिया कर। जाकर हमारे लिए खाना बना, किसी काम की नहीं है तू। मानना पड़ेगा सरिता, तेरी बहू तो बहुत ही आज्ञाकारी है। तेरी बात इसके लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। जितना तू इसे परेशान कर रही है, उतने में तो दूसरी बहू होती तो कब का जवाब दे चुकी होती। वो तो है, मुझ जैसे गुस्सैल सास के साथ इसकी जैसी आज्ञाकारी बहू निभा सकती थी, वरना अब तक घर से बाहर निकल चुकी होती। बात तो सही है, लेकिन क्या तू अपनी आज्ञाकारी बहू के साथ सही कर रही है? हमेशा उसे अपने गुस्से से डरा कर रखती है। इतनी देर से बिना बात के हुक्म देकर उसे परेशान कर रही है। क्या ये सही है? किसी के सीधे होने का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। तू किस्मत वाली है जो तुझे आज के जमाने में इतनी आज्ञाकारी बहू मिली है। उसकी कदर करना सीख। माला की बात सुनकर सरिता को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो आरती को बुलाकर उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगती है और फिर दोबारा कभी अपनी बहू के आज्ञाकारी होने का फायदा नहीं उठाती, बल्कि अपने गुस्से को कम करके उसके साथ प्यार से रहना शुरू करती है।